शहर की भागदौड़ से दूर मीरा अपनी पुश्तैनी हवेली में आती है, जहां उसे अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। चीजें अपने आप हिलती है, फुसफुसाहटें सुनाई देती है और परछायां दिखने लगती है। एक पुरानी डायरी से उसे पता चलता है कि हवेली एक जीवित, भूखी इकाई है जो अपने अंदर रहने वालों की चेतना और यादों को सोख लेती है। अंत में मीरा भी हवेली का हिस्सा बन जाती है, अपनी पहचान और अस्तित्व खोकर। शहर की भाग दौड़ से दूर राजस्थान के एक वीरान कोने में बसा था भूत गांव। नाम ही अपने आप में एक कहानी कहता था, पर मीरा के लिए वो सिर्फ उसका पुश्तैनी गांव था, जहां उसकी दादी अम्मा ने अपनी सारी जिंदगी बिताई थी। दादी के देहांत के बाद मीरा को उस पुरानी हवेली का हिसाब किताब देखने के लिए आना पड़ा, जिसकी दीवारों में पीढ़ियों का इतिहास सांस लेता था। पहली नजर में हवेली एक विशाल, शांत स्मारक जैसी दिखती थी, जिसकी लाल पत्थरों की दीवारें सूरज की रोशनी में भी एक अजीब सी उदासी ओढ़ी हुई थी। पर जैसे ही मीरा ने उसके चौड़े लकड़ी के दरवाजे पर लगे भारी कुंडी पर हाथ रखा, एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ से गुजर गई। दरवाजा एक धीमी, डरावनी आवाज के साथ खुला, मानो किसी पुरानी आत्मा ने गहरी सांस ली हो। अंदर घुसते ही हवा में एक अजीब सी बास फैली हुई थी, धूल, नमी और कुछ ऐसा जो बयान से परे था, जैसे समय खुद यहां आकर ठहर गया हो। दादी अम्मा अक्सर कहती कि मीरा इस हवेली में कभी अकेला महसूस नहीं होगा। इसकी हर दीवार में एक कहानी है, हर कोने में एक परछाई। तब मीरा इसे सिर्फ एक बुजुर्ग महिला का भावनात्मक लगाव समझती थी, पर आज उन शब्दों में एक अनाम डर छिपा महसूस हुआ। सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर तक पहुंच पाती थी, और जो थोड़ी बहुत रोशनी थी भी, वह भी पुरानी खिड़कियों से छनकर आती थी, जिससे कमरों में हमेशा एक धुंधलापन और गहरा साया बना रहता था। मीरा ने अपने सामान को एक तरफ रखा और चारों ओर देखा। विशाल हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में गूंजने लगा। यह वो सन्नाटा नहीं था जो शांति देता है, बल्कि वो सन्नाटा था जो चीखने को मजबूर करता है। एक अजीब बेचैनी उसके मन में घर कर गई। यह घर उसे बुला रहा था या फंसा रहा था। उसके कदम भारी हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर की ओर खींच रही हो। दादी की बातें उसके जहन में गूंज उठी, अकेला महसूस नहीं होगा। उस पल मीरा को लगा कि वह अकेली नहीं है, पर साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि जो उसके साथ है वह कोई। दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान और दादी की यादें हैं, जो उसे भावनात्मक रूप से कमजोर कर रही हैं। पर भीतर ही भीतर एक आवाज थी जो कह रही थी, यह कुछ और है, कुछ बहुत ही गहरा और भयानक। यह हवेली सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं थी, यह खुद एक जीवित इकाई थी जो अपनी सांसें गिनती थी और अब मीरा को भी अपनी सांसों में शामिल करना चाहती थी। मीरा ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ दादी के जाने का सदमा और इस विशाल सुनसान हवेली का माहौल है जो उसे परेशान कर रहा है। उसने खिड़कियां खोली ताकि ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी अंदर आ सके, लेकिन हवा अंदर आते ही जैसी मुरझा गई और रोशनी भी कमरों में पूरी तरह फैलने की बजाय बस धूल के कणों में अटक कर रह गई। मीरा ने साफ सफाई शुरू की। सोचा कि व्यस्त रहने से मन बहलेगा
और यह अजीबोगरीब एहसास दूर हो जाएगा। पर सफाई करते हुए भी उसे अजीब अनुभव होने लगे। उसने अपने दस्ताने एक मेज पर रखे थे, पर कुछ देर बाद वे जमीन पर पड़े मिले। उसने सोचा कि शायद वो ध्यान नहीं दे पाई होगी या गिर गए होंगे, पर यह एक बार की बात नहीं थी। उसने एक किताब अलमारी में एक जगह रखी और कुछ देर बाद वह किताब एक दूसरे कोने में पड़ी मिली। यह छोटी छोटी घटनाएं उसे परेशान करने लगी, पर वह उन्हें अपनी थकान और भ्रम का नाम देती रही। रातें धीरे धीरे और लंबी होने लगी। हवेली का सन्नाटा अब सिर्फ सन्नाटा नहीं था, बल्कि उसमें एक धीमी, लगभग अनसुनी फुसफुसाहट खुलने लगी थी। यह फुसफुसाहट इतनी धीमी थी कि मीरा को लगता था कि ये हवा की सरसराहट है या उसके अपने कानों का शोर। पर कभी कभी जब सन्नाटा गहरा होता तो उसे स्पष्ट रूप से अपना नाम सुनाई देता, मीरा। एक लंबी खींची हुई आवाज जो किसी पुरानी याद की तरह उसके भीतर गूंजती थी। पर जब वह पलट कर देखती तो वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ खाली दीवारें और स्थिर परछाइयां। हवेली में एक अजीब सी गंध भी फैलने लगी थी। ये कभी कभी मीठी, सड़ी हुई सी लगती, जैसे कोई पुराना फूल मुरझा गया हो, और कभी कभी ये इतनी तेज हो जाती कि मीरा को सांस लेने में दिक्कत होती। ये गंध आती और जाती बिना किसी स्पष्ट स्रोत के। मीरा ने हर कोने में देखा, पर कुछ नहीं मिला। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी हवेली के अंदर का तापमान। गर्मी का मौसम था, पर हवेली के कुछ हिस्से, खासकर एक पुराना बंद कमरा, इतना ठंडा होता था कि हड्डियों में सिहरन पैदा कर दे। मीरा ने उस कमरे में झांकने की कोशिश की। उसके सपने इतने वास्तविक और भयावह होने लगे कि वह रात भर जागती रहती। सपनों में हमेशा ये हवेली ही होती। उसकी दीवारें सांस ले रही होती। उसकी छत से पानी नहीं बल्कि काला गाढ़ा पदार्थ टपक रहा होता, और उसकी खिड़कियों से हजारों आंखें उसे घूर रही होती। वह जागती तो खुद को पसीने से तरबतर पाती, और हवेली का सन्नाटा उसे और भी डरावना लगने लगता। उसे लगता जैसे हवेली का हर कण उसे देख रहा है, उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। वह खुद को पिंजरे में बंद महसूस करने लगी थी, पर पिंजरा अदृश्य था और उसकी दीवारें उसकी अपनी मानसिक स्थिति से बनी थी। वह अपनी माँ को फोन करती, दोस्तों से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी आ गई थी, जैसे वह किसी और दुनिया से बोल रही थी। उसके दोस्तों को भी उसकी आवाज में एक बदलाव महसूस होता, पर वे इसे बस तनाव और दुख का परिणाम मानते। मीरा को लगता जैसे हवेली धीरे धीरे उसके भीतर समा रही है, या वह खुद हवेली में समा रही है। दीवारों से चिपकी पुरानी तस्वीरें, जिनमें उसके पूर्वज मुस्कुराते दिख रहे थे, अब उसे घूर रही थीं, और उनके चेहरों पर एक अजीब सी छिपी हुई पीड़ा दिखाई देती थी। हवेली ने उसे अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए, उसकी आत्मा को निचोड़ते हुए। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। मीरा की मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। अब फुसफुसाहट सिर्फ उसके नाम तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें कभी कभी शब्द भी सुनाई देने लगे थे, टूटे फूटे, अस्पष्ट, पर इतने स्पष्ट कि मीरा उन्हें अपने मन का वहम नहीं कह पाती थी। हमारी, ऐसे शब्द उसे सुनाई देते जो उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन पैदा कर देते। सबसे ज्यादा डरावना था उन शब्दों में छिपी करुणा और अधिकार की भावना, जैसे कोई उसे अपना मान रहा हो। परछाइयां अब सिर्फ लंबी और हिलती डुलती नहीं थी, बल्कि मीरा को अपनी आंखों के कोनों से स्पष्ट रूप से मानव आकृतियां दिखने लगी थी। कभी वह किसी दरवाजे से गुजरती तो उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है।
जब वह अचानक पलटती तो वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ उसकी अपनी सांसें जो तेजी से चल रही होती। पर वह आकृति उसके दिमाग में, उसकी आंखों के पर्दे पर छप जाती, एक पतली लंबी परछाई जिसके अंग अस्पष्ट होते थे पर उसकी मौजूदगी स्पष्ट होती थी। वस्तुओं का हिलना डुलना अब एक नियमित घटना बन गया था। मीरा जो चीजें एक जगह रखती वे दूसरी जगह मिलती। उसकी घड़ी बाथरूम में, उसकी चाबियां किताबों के ढेर में। एक बार उसने अपना फोन रात को अपने तकिए के पास रखा था और सुबह वह उसे रसोई में जमीन पर पड़ा मिला। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था रसोई में रखे पानी के गिलास का अपने आप खाली हो जाना, या कभी कभी उसमें से एक अजीब सा बुलबुला उठना, जैसे किसी ने अभी अभी पानी पिया हो। हवेली की अजीबोगरीब गंध अब केवल सड़ी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें कभी कभी उसकी दादी के पुराने इत्र की महक भी आती, पर वह भी एक विकृत दुर्गंध से सनी हुई महक होती, जैसे किसी मृत शरीर पर इत्र छिड़का गया हो। यह गंध इतनी तीव्र होती कि मीरा को उल्टी आने लगती। दीवारों पर लगे आईनों में मीरा को अब सिर्फ अपनी छवि नहीं दिखती थी। कभी कभी एक पल के लिए उसे अपनी छवि के ऊपर एक धुंधली पीली आकृति दिखती जो उसके चेहरे पर चढ़ जाती थी या उसके पीछे खड़ी होती थी। वह आकृति इतनी क्षणिक होती कि मीरा को लगता कि यह उसकी आंखों का धोखा है, पर उसके फर्श के पुराने तख्ते बिना किसी के पैर पड़े चरमराते, दरवाजे धीमी आवाज में खुद ही खुलते और बंद होते। और कभी कभी जब मीरा बिस्तर पर लेटी होती तो उसे लगता जैसे कोई उसकी चादर पर चल रहा है। सबसे भयानक था दीवारों से आती वो खरोंचने की आवाजें, जैसे कोई नाखून से प्लास्टर छील रहा हो या कोई अंदर फंसा हुआ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मीरा ने कई बार हवेली से भागने की कोशिश की, पर हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। एक बार उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई, दूसरी बार उसे अचानक तेज बुखार आ गया जो उसे बिस्तर पर ही पड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। और जब वह एक बार हिम्मत करके हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकली तो उसे बाहर के शांत खुले वातावरण में भी एक असहनीय घुटन और डर महसूस हुआ, जो हवेली के अंदर के डर से कहीं ज्यादा भयावह था। जैसे हवेली के बाहर की दुनिया उसके लिए थी ही नहीं, या हवेली ने उसे अपने दायरे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। वह वापस लौट आई और उस दिन के बाद उसने बाहर जाने की कोशिश नहीं की। अब उसे हवेली में एक अजीबोगरीब जुड़ाव महसूस होने लगा था, जैसे यह हवेली उसकी आत्मा का विस्तार हो या उसकी आत्मा हवेली में विलीन हो रही हो। उसकी अपनी यादें धुंधली पड़ने लगी थीं। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह कहाँ से आई थी, उसके दोस्त कौन थे, या उसका जीवन इस हवेली में आने से पहले कैसा था। उसके माता पिता की यादें भी अस्पष्ट हो गईं, जैसे वे कभी थे ही नहीं। वह अपने आप से पूछती, मैं कौन हूँ? क्या मैं हमेशा से यही थी? हवेली की दीवारों ने उसे जकड़ लिया था और वह खुद भी धीरे धीरे इस सच को स्वीकार करती जा रही थी कि उसका अस्तित्व अब इस हवेली के बिना अधूरा है। वह अपनी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाने लगी थी। क्या वह सच में पागल हो रही है, या फिर कुछ और है जो उसके दिमाग के साथ खेल रहा है? उसे लगता जैसे उसकी चेतना पर एक मोटा काला पर्दा पड़ रहा है और वह धीरे धीरे खुद को भूलती जा रही है। उसकी पहचान मिटती जा रही है और हवेली की पहचान उसके भीतर पनप रही है। मीरा की दुनिया अब केवल हवेली तक सिमट कर रह गई थी। एक दिन जब वह दादी के पुराने सामान को खंगाल रही थी तो उसे एक लकड़ी का पुराना संदूक मिला जो एक गुप्त दराज में छिपा था। संदूक के अंदर दादी की हाथ से लिखी एक पुरानी डायरी थी
जो धूल और समय के साथ पीली पड़ गई थी। मीरा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। शुरुआती पन्ने दादी के रोजमर्रा के जीवन और उनके विचारों से भरे थे, पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, पन्ने और ज्यादा भयावह होते गए। दादी ने उन अजीबो गरीब अनुभवों का जिक्र किया था जो मीरा अब खुद झेल रही थी। वस्तुओं का हिलना, फुसफुसाहट, परछाइयां। पर दादी ने उन्हें केवल अंधविश्वास या वहम नहीं माना था। उन्होंने लिखा था कि यह हवेली सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीवित, भूखी इकाई है जो अपने अंदर रहने वालों की चेतना और यादों को सोख लेती है। ये आत्माओं को फंसाती नहीं, बल्कि उन्हें निगल जाती है, उनकी पहचान को अपने भीतर विलीन कर देती है। दादी ने लिखा था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस हवेली को शांत रखने में इसे अपनी इच्छा। वे जानती थी कि हवेली को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, और वह भोजन इंसान की चेतना थी। दादी की अकेला महसूस नहीं होगा वाली बात एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक स्वीकारोक्ति थी कि हवेली में पहले से ही अनगिनत आत्माएं फंसी हुई हैं, और अब वह भी उनमें से एक बन रही है। उन्होंने लिखा था कि हवेली ने उनकी यादों को तोड़ना शुरू कर दिया था, उनके रिश्तों को धुंधला दिया था, ठीक वैसे ही जैसे मीरा की यादें अब धुंधली हो रही थी। दादी ने हवेली को अपने भीतर समाने से रोकने के लिए कई अनुष्ठान किए थे, कई जड़ी बूटियां इस्तेमाल की थी, और अपनी अंतिम सांस तक वे इस हवेली के अस्तित्व से लड़ती रहीं। उनकी मृत्यु ने हवेली को आज़ाद कर दिया था, उसे फिर से शिकार करने का अवसर मिल गया था। मीरा को अचानक सब कुछ समझ में आ गया। वह पागल नहीं हो रही थी, वह भ्रम में नहीं थी। हवेली ने उसकी दादी को खा लिया था, और अब वह मीरा को खा रही थी। जो परछाइयां उसने देखी थी वे सिर्फ कल्पना नहीं थी, जो फुसफुसाहट उसने सुनी थी वह हवेली की अपनी आवाज थी, जो उसे अपने अंदर खींच रही थी। और जो मीठी सड़ी हुई गंध थी, वह उन आत्माओं के क्षय की गंध थी जो धीरे धीरे हवेली के साथ एक हो रही थी। मीरा को अचानक उस आईने में दिखी धुंधली आकृति का अर्थ समझ आया। वह आकृति उसकी अपनी भविष्य की छवि थी, उसका अपना अंत, जब वह भी एक बेजान परछाई बनकर हवेली की दीवारों में विलीन हो जाएगी। हवेली को एक नया शिकार मिल गया था, और वह शिकार खुद मीरा थी, जो अपने ही घर में अपनी ही पहचान खोती जा रही थी। यह कोई भूतिया कहानी नहीं थी, यह एक भयानक जीवंतता थी, एक इमारत जो जीवित थी और जो सांस लेने के लिए इंसानी चेतना पर निर्भर करती थी। दादी के शब्दों का असली मतलब अब मीरा को पता चला, जब देर हो चुकी थी। हवेली का हर पत्थर, हर लकड़ी का टुकड़ा अब उसकी आत्मा को महसूस कर रहा था और उसे अपनी ओर खींच रहा था, एक भयानक धीमे चुंबक की तरह। डायरी मीरा के हाथों से छूट गई और उसकी आंखें हवेली की दीवारों पर स्थिर हो गई। अब उसे हर पत्थर में, हर दरार में अनगिनत आंखों की चमक दिख रही थी। हर धीमी फुसफुसाहट में अनगिनत आवाजों का कोरस सुनाई दे रहा था, जो अब मीरा नहीं बल्कि हम कह रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी सांसें कम हो रही है, उसका दिल धीरे धीरे धड़कना बंद कर रहा है। पर यह मौत नहीं थी, ये एक भयानक एकीकरण था। उसकी आत्मा, उसकी चेतना, उसके सारे अनुभव, सब कुछ धीरे धीरे हवेली में समा रहा था। वह महसूस कर सकती थी दीवारों की ठंडक, लकड़ी की पुरानी गंध, छत से टपकते पानी की आवाज जो अब उसके भीतर गूंज रही थी। उसकी अपनी पहचान, उसका नाम, उसका चेहरा, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था। वह अब मीरा नहीं थी, वह हवेली थी। हवेली का हिस्सा, उसके दर्द का, उसकी भूख का, उसके शाश्वत सन्नाटे का,
एक हिस्सा उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चल रही थी, पर हर दृश्य धुंधला होता जा रहा था और अंत में सिर्फ एक अंधेरा पर्दा रह गया। वह अब उन हजारों आत्माओं में से एक थी जिनकी चीखें हवेली की दीवारों में अनसुनी ही दफन हो गई थी। अब वह पहली बार आने वाले हर नए आगंतुक को महसूस कर सकती थी। उनकी जिज्ञासा, उनका डर और उनकी धीरे धीरे बढ़ती बेचैनी। हवेली ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था और उसकी अपनी पहचान अब सिर्फ एक दूर की धूमिल याद थी जो कभी कभी किसी हवा के झोंके के साथ हवेली के बंद कमरों में गूंज उठती थी और फिर सन्नाटे में खो जाती थी। वह इंतजार कर रही थी हवेली के साथ अगले अतिथि का, जिसे भी यह पुरानी भयानक हवेली